कर देते हैं। चलिए आप लोग रेडी हैं? अब हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 में। किस क्लास में पढ़ रहे हैं? क्लास 12 में। और 12 में हम लोग देख रहे हैं आगे का चीज, और बहुत अच्छे तरीके से आज हम लोग समझेंगे, है ना, परासरण दाब के बारे में। किसके बारे में? परासरण दाब के बारे में। तो हम लोग परासरण दाब के बारे में बहुत अच्छे से समझेंगे। चलिए हम लोग अध्ययन करते हैं, परासरण दाब के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं, ध्यान से समझते हैं, आगे देखते हैं। सबसे पहले कल पढ़ाए थे इस बात को, परासरण को भी पढ़ाए थे थोड़ा बहुत, तो सारी चीजों को देख लेंगे, लेकिन मेन टॉपिक मेरा हो जाएगा परासरण दाब। समझे कि नहीं? शुरू करने से पहले हम इस बात से शुरू करेंगे कि तुझको चंदन, खुद को राख लिखूंगा। तुझको चंदन, खुद को राख लिखूंगा। तुमको निर्मल गंगा जल लिखूंगा। अपने आप को गंदा तालाब लिखूंगा। और मुझे कबूल है तेरे दिए हुए सारे इल्जाम। मुझे कबूल है तेरे दिए हुए सारे इल्जाम, फिर भी मैं तुझको पाक लिखूंगा। अपने आप को दाग लिखूंगा। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं और समझते हैं। क्या समझते हैं? परासरण दाब। परासरण दाब केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, क्लास 12 का पार्ट ये 8वां होने जा रहा है। बढ़िया से हम लोग समझने जा रहे हैं। और परासरण दाब किसे कहते हैं, इसको बढ़िया से समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा परासरण के बारे में। किसके बारे में? परासरण के बारे में। किसके बारे में समझना पड़ेगा? परासरण के बारे में समझना पड़ेगा। तो अब हम लोग जरा देख लेते हैं परासरण शुरू में किसे कहेंगे। परासरण को अंग्रेजी में बोलते हैं ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं? ऑस्मोसिस बोलते हैं परासरण। और परासरण है क्या चीज, सबसे पहले इसको बढ़िया से समझ लीजिए। जैसे देख लीजिए, हम एक पात्र लेते हैं। क्या ले रहे हैं? पात्र। और इस पात्र में क्या करते हैं कि विलयन होगा। समझे कि नहीं? तो इस पात्र में क्या करते हैं कि यहां से एक झिल्ली क्या बना देते हैं? झिल्ली डाल देते हैं, झिल्ली। और यह झिल्ली है अर्धपारगम्य झिल्ली। कैसा झिल्ली रहेगा? अर्धपारगम्य झिल्ली रहेगा। ठीक है ना? इस अर्धपारगम्य झिल्ली को यहां पे रख देते हैं, तो इसको यहां पे बोल देते हैं कि ये अर्धपारगम्य झिल्ली है। कैसा झिल्ली है? अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली उस झिल्ली को कहते हैं जिसमें कोई कुछ चीज ही पार कर सके, सभी के सभी चीज पार न कर सके। समझ में आई बात? कुछ ही चीज। जैसे आप समझिए कि अर्धपारगम्य झिल्ली किस तरह से है। जैसे आप अपने शरीर का त्वचा को देखिए। शरीर के किसको देखिए? त्वचा को। तो आपको इसमें से कौन कौन सी चीजें, इसमें छोटे छोटे छिद्र आपको दिखाई दे रहे होंगे, रुआं जिससे निकला हुआ है। तो इससे बाहर कौन चीज निकलता है? तो पसीना निकलता है। क्या बाहर निकलता है? पसीना। लेकिन जो आप भोजन करते हैं, क्या इससे बाहर निकलता है कभी? तो ये अर्धपारगम्य हो गया। कुछ चीज बाहर निकलेगा। तो कुछ चीज में कौन चीज बाहर निकलेगा? विलायक। क्या बाहर निकलेगा? विलायक। जो घुलाने वाला होगा जिसको, वो निकलेगा। जैसे पानी निकल सकता है। पानी इसमें किस तरह से निकल रहा है? पसीने की तरह। कैसे निकल रहा है? पसीने की तरह ये निकल रहा है। लेकिन क्या कभी इसमें से चावल दाल निकल रहा है? क्या अन्य पदार्थ पूरा निकल रहा है? ढेर ढेर सारा। क्या? तो विलायक पदार्थ ही बाहर निकलने। त्वचा एक तरह से क्या हो गया? अर्धपारगम्य झिल्ली हो गया। हमारे बॉडी में क्या हो गया? ये अर्धपारगम्य झिल्ली हो गया। अब जैसे देखिए, आप किशमिश देखे हैं? किशमिश, अरे अंगूरवा जब सूख करके चोइया हो जाता है, जब कैसे अदमियन सूख करके चोइया हो जाता है, क्या हो जाता है? चोइया, सब दांत सब धंस जाता है, सब निकल जाता है। तो उसी को किशमिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किशमिश। जब सारा चीज उसको निकल सूख जाता है, आप किशमिशवा को पानी में डाल दीजिए। किशमिशवा को कहां डाल दीजिए? पानी में। तो पानी में डाल दीजिएगा तो कुछ देरी के बाद, 2 4 5 घंटे के बाद देखिएगा कि धीरे धीरे वो फूलेगा। और उसके अंदर में क्या समा रहा है? पानी समा रहा है। उसके अंदर में क्या समा रहा है? उसको बंद कर दीजिए। उसके अंदर में क्या, आइयोला चालू कर दीजिए। इसके अंदर में क्या समा रहा है? पानी समा रहा है। क्या समा रहा है? पानी समा रहा है।
मेरा वाला तीसरा चालू कीजिए। हाँ, ये मेरा हो गया। अब बाकी तुम्हें अपना चालू करते रहो। हाँ, अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो उसमें क्या है, आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके क्या घुस गया, पानी घुस गया। तो पानी क्या होता है, विलायक होता है। तो विलायक अंदर प्रवेश किया कि नहीं किया, जोर से बोलिए, विलायक अंदर प्रवेश किया कि नहीं किया। तो याद रखिएगा, अर्ध पारगम्य झिल्ली की तरह उसका शरीर का माने किसमिसवा के आगे वाला जो त्वचा है, आगे वाला जो माने उसका जो छिलकोइवा जो नहीं सूख गया, वो तो अगला जो उसका परत हुआ वह क्या काम कर रहा है, अर्ध पारगम्य झिल्ली का काम कर रहा है। उसके अंदर में किसको जाने दे रहा है, पानी को जाने दे रहा है। लेकिन क्या उस पानी में अन्य कण को जाने दे रहा है, जो बड़ा बड़ा कण है, चिनिया को घुसा लेगा डायरेक्ट, चीनी को घुसा लेगा डायरेक्ट। हम लोग के शरीर में त्वचा में से चीनी फाँक लीजिएगा तो निकलेगा, क्या निकलेगा, पसीना। तो अर्ध पारगम्य में से कौन सा पदार्थ बाहर निकल सकता है, विलायक। कौन सा पदार्थ, विलायक। तो याद रखिएगा, अर्ध पारगम्य झिल्ली के बारे में थोड़ी सी हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं कि इसका मतलब होता है कि कुछ ही चीज पार होगा। क्या पार होगा, कुछ ही चीज पार होगा। बढ़िया समझिएगा, कुछ ही चीज क्या होगा, पार होगा। क्लियर हो गया। उदाहरण के तौर पर क्या हो सकता है, आपके बॉडी का त्वचा या किशमिश का बाहरी परत, समझे कि नहीं है। या चना को देखे ना, चना को फुलाते हैं तो क्या होता है, अंदर पानी घुसता है। अन्य चीज घुसाने की शक्ति है, तो पानी है क्या चीज, विलायक। पसीना क्या है, विलायक, पानी का तरह है वो भी, तो क्या हो जाएगा, विलायक। तो इसमें क्या होता है, छोटा छोटा छिद्र होता है। तो इसको याद रखिएगा, अर्ध पारगम्य झिल्ली में से कौन पार हो सकता है, तो विलायक पार हो सकता है। इससे कौन पार हो सकता है, तो याद रखिएगा, इससे विलायक ही पार हो सकता है, इसके अलावा दूसरा चीज पार नहीं होगा। इससे विलायक पार हो सकता है। अच्छा, क्या विलय पार हो सकता है, कभी नहीं, क्योंकि विलय के तौर पर नमक है, विलय के तौर पर चीनी है, तो कभी चीनी पार होगा, नहीं पार होगा। तो विलय पार नहीं होगा, याद रखिएगा, विलय पार नहीं हो सकता है, विलय पार नहीं हो सकता है। क्लियर हो गया, विलय पार नहीं हो सकता है। क्लियर हो गया ना, विलय पार होता भी नहीं है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो यहां पे हमने क्या लगा दिया, यहां पे हमने क्या लगा दिया, तो यहां पे हमने क्या लगा दिया, अर्ध पारगम्य झिल्ली। इधर हमने रखा क्या चीज, तनु विलयन। इधर हमने क्या रखा, तनु विलयन। तनु विलयन का मतलब होता है ऐसा विलयन जो गाढ़ा न हो, कम गाढ़ा हो। एक तरफ रखते हैं हम लोग क्या चीज, सांद्र विलयन। एक तरफ हम लोग क्या रखते हैं, सांद्र विलयन। सांद्र विलयन का मतलब जिसमें गाढ़ा हो, यानी कि चीनी की या नमक की मात्रा विलयन में बहुत ज्यादा हो। और तनु का मतलब है कि जिसमें न हो, जिसमें गाढ़ापन न हो। तो मान के चलिए कि जिसमें अगर विलय ना नमके या चीनी न हो सकता है, और वो हइये नहीं है, वो हइये नहीं है। तो जब वो हइये नहीं है तब ना उसको तनु विलयन हम लोग कह रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि जब इसमें तनु विलयन का मतलब समझ लीजिए कि विलय की मात्रा नगण्य, विलय की मात्रा कैसा, नगण्य है ना। तो विलय अगर हइये नहीं है तो क्या है इसमें, सिर्फ जब हइये नहीं है तो सिर्फ इसमें क्या है, विलायक है। इसमें सिर्फ क्या है, विलायक। अब सांद्र विलयन है, इसका मतलब है कि इसमें क्या है, विलय प्लस विलायक दोनों है। विलय प्लस विलायक इसमें दोनों है। बात मेरी समझ में आ रही है आप लोगों को, ये दोनों है। अब देखिए क्या होता है, अब क्या होगा, तो देखिए परासरण कहते किसको है, ऑस्मोसिस कहते किसको है, पहले इसको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए परासरण वह प्रक्रिया है, परासरण क्या है, वह प्रक्रिया है जिसमें तनु विलयन, अब तनु विलयन का मतलब, तनु का मतलब कि विलय कम है, विलय न के बराबर है, यानी कि उसमें सिर्फ क्या बचा हुआ है, विलायक, विलय नहीं के बराबर है, उसी को क्या बोलते हैं, तनु विलयन। समझ में आ रही है बात, समझिए ध्यान से। तो वही बात बता रहे हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें तनु विलयन एवं सांद्र विलयन, तनु विलयन एवं सांद्र विलयन अर्ध पारगम्य झिल्ली से अलग अलग रहते हैं। समझ में आ रही बात है, अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा कैसे रहते हैं, अलग रहता है। तथा ध्यान समझिएगा, तथा उससे विलायक के कण, कौन कण, विलायक के कण तनु विलयन से, विलायक के कण तनु विलयन से ऐसे निकल करके, ऐसे निकल करके, समझ में आई बात, ऐसे निकल करके
सांद्र की ओर, किधर की ओर, सांद्र विलयन की ओर प्रवाहित होते हैं, उसे परासरण कहते हैं। समझ में आ गई बात है? क्या बोले हम? बोलिए। परासरण वह प्रक्रिया है, परासरण वह प्रक्रिया है जिसमें तनु विलयन और सांद्र विलयन अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा है ना अलग रहता है। क्लियर हो गया? अलग रहता है तो है, एक तरफ तनु विलयन है, एक तरफ सांद्र विलयन है। तनु विलयन में कहने का मतलब है कि विलय की मात्रा कम, यानी कि उसमें विलायक ज्यादा। समझे कि नहीं? क्लियर हो गया? अब इसके बाद देखिए, अब विलायक के जो कण है, विलायक के जो कण है तनु विलयन से किधर की ओर प्रवाहित होंगे? सांद्र विलयन की ओर प्रवाहित होंगे। इसी चीज को क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। क्लियर हो गया? इसी चीज को क्या कहते हैं? परासरण। तो अभी हम तत्काल अभी इस बात को लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? देखिए, इसका 2-3 परिभाषा बनाते हैं। देखिए ध्यान से, परासरण वह प्रक्रिया है, परासरण वह प्रक्रिया है जिसमें तनु विलयन और कौन? सांद्र विलयन तनु विलयन और सांद्र विलयन, तनु विलयन और सांद्र विलयन किस झिल्ली के द्वारा? तो अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा अलग रहता है। अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा क्या रहता है? अलग रहता है। क्लियर हो गया? तथा इसके है ना, इसके नहीं, इससे, तथा इससे क्या चीज? किसका कण? विलायक का कण, विलायक का कण, विलायक का कण तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर क्या करता है? प्रवाह होता है। सांद्र विलयन की ओर क्या रहता है? प्रवाह होता है। विलायक का प्रवाह होता है। समझ में आई बात? उसे क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। यानी कि परासरण में क्या, किसका प्रवाह होगा? विलायक का। रुक जाइए, गड़बड़ हो गया। ऊपर 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 ऊपर, सबसे ऊपर। अरे यार, इधर देखो ना, डबल वहां दिया हुआ है। देखिए ध्यान से, उसे क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। क्लियर हो गया? अब देखिए यहां पे ध्यान से, तो परासरण में प्रवाह किसका होगा? तो विलायक का। क्या विलय का प्रवाह होगा? नहीं। विलय का प्रवाह होगा तो नहीं। किसका प्रवाह होगा? विलायक का। किसका प्रवाह होगा? विलायक का। विलायक बोले तो किसको? कम सांद्रता वाला। तनु विलयन का मतलब क्या? सांद्रता कम। तनु विलयन का मतलब क्या? सांद्रता कम। तनु विलयन का मतलब क्या? सांद्रता कम। समझ में आ रही है बात? तनु विलयन का मतलब हो गया कि जिसमें सांद्रता क्या हो? कम हो। और सांद्र विलयन का मतलब क्या है? जिसमें सांद्रता अधिक हो, माने गाढ़ापन क्या हो? अधिक हो। तो विलायक का जो प्रवाह है मेरे भाई, ध्यान समझना, विलायक का जो प्रवाह है, देखिए ध्यान से, विलायक का प्रवाह, तो विलायक का प्रवाह किधर से किधर हो रहा है? तो विलायक का प्रवाह है आपको तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर हो रहा है। किधर की ओर हो रहा है? तनु विलयन से सांद्र। तो तनु विलयन को हम ऐसा बोल सकते हैं, कम सांद्रता वाला विलयन। क्या बोल सकते हैं? कम सांद्रता वाला विलयन। तो विलायक का प्रवाह किधर हुआ? कम
सांद्रता वाला विलयन, कम सांद्रता वाला विलयन से किधर की ओर होगा? तो कम सांद्रता वाला विलयन की ओर से अधिक सांद्रता वाला विलयन की ओर। समझे कि नहीं? कम सांद्रता वाला विलयन की ओर से अधिक सांद्रता वाला विलयन की ओर, है ना? कम सांद्रता वाला विलयन की ओर से अधिक सांद्रता वाला विलयन की ओर। क्लियर हो गया ये बात? या ऐसा इसका प्रवाह होता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, कब तक प्रवाहित यहां से विलायक होते रहेगा? कब तक प्रवाहित होते रहेगा? जब तक कि दोनों विलयन की सांद्रता एक न हो जाए, तब तक प्रवाहित होगा जब तक कि दोनों की सांद्रता एक न हो जाए। मतलब दोनों अब बराबर बराबर हो जाए, है ना? दोनों अब सब मिश्रण विलयन एकदम बराबर हो जाए। ये नहीं कि इधर पंचोछराई ना इधर ज्यादा गाढ़ा, ऐसा नहीं होना चाहिए। सब कैसा हो जाए? एक तरह का। तो इसमें एक बात और नोट कर देते हैं। क्या नोट कर देते हैं? इसमें देखिए, ये तब तक होता है, ये तब तक होता है ना? ये तब तक होता है जब तक कि दोनों की सांद्रता समान न हो जाए। जब तक दोनों की सांद्रता समान न हो जाए, समान न हो जाए, समान न हो जाए, दोनों की सांद्रता समान न हो जाए। आया समझ में? दोनों की सांद्रता समान न हो जाए। यहां तक समझ में आ गई बात? तो अब इसको खूब बढ़िया परिभाषा परासरण की क्या हो सकती है, तो अब इसको हम तनी सुन बढ़िया परिभाषा तैयार करके देते हैं। समझे कि नहीं? अब इसकी परिभाषा क्या देते हैं? बढ़िया से तैयार करके देते हैं इधर। तो अब यानी कि आपको कोई पूछेगा कि परासरण जो है, परासरण क्या है, तो अब ध्यान से समझिए। परासरण जिसको कहते हैं ऑस्मोसिस, तो लिखेंगे कि परासरण वह प्रक्रिया है, परासरण वह प्रक्रिया है, परासरण वह प्रक्रिया है जिसमें विलायक अर्धपारगम्य झिल्ली से, है ना? वह प्रक्रिया है जिसमें विलायक अर्धपारगम्य झिल्ली से अर्धपारगम्य झिल्ली से कम सांद्रता से अधिक सांद्रता वाले विलयन में, है ना, विलयन की ओर तब तक प्रवाहित होते रहता है जब तक कि दोनों की सांद्रता बराबर नहीं हो जाए। यही परिभाषा हो सकता है ना? उसी को, वही प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो परासरण वह प्रक्रिया है जिसमें विलायक अर्धपारगम्य झिल्ली से कम सांद्रता से अधिक सांद्रता वाले कम सांद्रता से अधिक सांद्रता वाले, है ना, विलयन की ओर, अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर, है ना, कम अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर तब तक प्रवाहित होती रहती है, तब तक प्रवाहित होती रहती है जब तक दोनों विलयन की सांद्रता, दोनों विलयन की सांद्रता बराबर न हो जाए, बराबर न हो जाए। आया समझ में? इस प्रक्रिया को, इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं, परासरण कहते हैं। समझ में आ गई है कि नहीं?
परासरण समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया? तो ये हो गया आपका क्या चीज? परासरण। क्या हो गया? परासरण। परासरण हो गया। अब यहां पे एक बात नोट में देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, आपसे बराबर पूछा जाएगा, क्या परासरण में विलय का प्रवाह होगा? नहीं होगा। तो इस बात को लिखिए, परासरण में विलय का प्रवाह नहीं होता है। परासरण में विलय का प्रवाह नहीं होता है। विलय का प्रवाह नहीं होता है, चूंकि विलय ठोस अवस्था में भी हो सकता है। बात समझ में आ गई ना? और उसका प्रवाह नहीं होगा। क्लियर हो गया ना ये बात को? अब जरा विसरण समझ लेते हैं। अब क्या समझ लेते हैं? विसरण। अब हम लोग समझ लेते हैं विसरण। क्या समझ लेते हैं? विसरण। विसरण को, इसको तो ऑस्मोसिस कह दिए, अब विसरण को क्या कहेंगे? डिफ्यूजन। क्या बोलेंगे इसको? डिफ्यूजन। इसको क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। ये हो गया क्या चीज? विसरण। इसी को हिंदी में क्या कहते हैं? विसरण। विसरण क्या है? कल पढ़ाए थे, थोड़ा आज पढ़ लीजिए कि विसरण वह प्रक्रिया है, विसरण वह प्रक्रिया है। विसरण क्या है? तो विसरण वह प्रक्रिया है जिसमें विलय या विलायक की प्रवाह, दोनों की, समझे कि नहीं, प्रक्रिया है जिसमें विलय एवं विलायक, विलय और विलायक बोले तो दोनों की प्रवाह है कि नहीं। इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली होना जरूरी नहीं है, इसमें अर्धपारगम्य का जरूरी नहीं है, जिसमें विलय एवं विलायक की प्रवाह उच्च सांद्रता से, उल्टा में है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है, सांद्रता की ओर होता है। क्लियर हो गया? उच्च से किधर की ओर होगा? निम्न की ओर होगा, उल्टा। समझे कि नहीं? तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? जैसे देखिए, सांस हम लोग लेते हैं, तो सांस लेने की क्रिया क्या कहलाती है? परासरण की विसरण। तो विसरण कहलाती है। कैसे? देखिए, सांस जो हम लोग ले रहे हैं, तो वायुमंडल में बहुत ज्यादा ऑक्सीजन है, तो बहुत ज्यादा यानी कि सांद्रता अधिक है। समझ में आ रही है ना? और जब हम लोग शरीर के अंदर में ले जाते हैं तो कम ही मात्रा में अंदर में जाता है। तो शरीर के अंदर में ऑक्सीजन कितना मात्रा में जा रहा है? कम मात्रा में। तो सांस लेने की प्रक्रिया क्या हो गई? विसरण की प्रक्रिया हो गई। सांस लेना छोड़ना क्या है? विसरण की। सांस लेना, छोड़ना नहीं, सांस लेना क्या चीज की प्रक्रिया है? विसरण की प्रक्रिया है। और छोड़ना क्या हो जाएगा? सांस छोड़ते हैं तो बाहर निकलता है, तो कम से कहां जाता है? बहुत सारा में जाता है, यानी कि निम्न सांद्रता से किसमें जाता है? उच्च सांद्रता में। समझ में आ गई बात ना? पेड़ पौधों में जल का अवशोषण, तो जल तो धरती के में बहुत सारा जल है, और जल उसको खींचा है अपनी ओर, तो ढेर मनी में से कम खींचा, तो ढेर मनी हो गया तो अधिक सांद्रता, कम खींचा तो कम सांद्रता, तो अधिक से कम की ओर आना क्या कहलाता है? विसरण। तो पेड़ पौधों में जल का अवशोषण कैसे होता है? विसरण के माध्यम से। समझ में आ रही है बात ना? समझ में आ रही है बात ना? तो अधिक से कम की ओर जाना विसरण, और कम से अधिक की ओर जाना परासरण। क्लियर हो गया? परासरण समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो यह केवल माने विसरण जो होगा यह केवल द्रव एवं गैस में ही होगा, ठोस में नहीं होता है। तो इसको लिख देते हैं कि यह केवल द्रव एवं गैस में होता है। यह केवल किस में होता है? द्रव एवं गैस में ही होता है, गैस में ही होता है, ताकि आप लोग घबराइएगा नहीं। तो अगला टॉपिक आपको लिखने के लिए और समझने के लिए भी आता है कि परासरण और विसरण में अंतर बताइए। क्या है पढ़ने के लिए? परासरण और विसरण में अंतर। तो एक तरफ है परासरण और एक तरफ हम लोग लिख देते हैं क्या चीज? विसरण। तो परासरण और विसरण यानी कि
ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में अंतर, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में अंतर। चलिए बात करते हैं हम लोग इसमें। सबसे पहला पॉइंट ले लेते हैं, देखिए ध्यान से। सबसे पहला पॉइंट क्या ले लेते हैं? परासरण। तो परासरण केवल परासरण में किसका प्रवाह होगा? विलायक का। तो लिखेंगे कि केवल विलायक का इसमें प्रवाह होता है, केवल विलायक का प्रवाह होता है, केवल विलायक का प्रवाह होता है। समझ में आ रही बात? पढ़ाएं कि नहीं पढ़ाएं अभी तुरंत? इसमें केवल किसका प्रवाह होता है? विलायक का। अब बात करते हैं विलय का। तो विलय में क्या सिर्फ विलायक प्रवाह करता है कि विलय और विलायक दोनों प्रवाह करता है? तो दोनों प्रवाहित होता है। इसमें विलय एवं विलायक दोनों का प्रवाह होता है। इसमें विलय एवं विलायक दोनों का प्रवाह होता है। दोनों का क्या होता है? प्रवाह होता है। आया समझ में? इसमें विलय एवं विलायक दोनों का क्या होता है? प्रवाह होता है। और किसका प्रवाह होता है? तो द्रव और गैस का। किसका प्रवाह होता है? द्रव और गैस का। समझ में आ गई बात? किसका प्रवाह होता है? द्रव और गैस का। समझ में आ गया बात? इसमें दूसरा अंतर देख लीजिए। इसमें आप लोग दूसरा अंतर समझिए। क्या अंतर समझिएगा? दूसरा, तो दूसरा अंतर समझिए क्या है सर? दूसरा अंतर समझिएगा। तो इसमें विलायक का जो प्रवाह होगा तो वह कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर होगा। किसमें? इसमें। तो इसमें लिखेंगे क्या? लिखेंगे कि इसमें विलायक का प्रवाह, इसमें विलायक का प्रवाह कैसे होगा भैया? तो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, अधिक सांद्रता की ओर होता है। हो गया अंतर? इसमें अगर लिखने के लिए आएगा तब क्या लिखिएगा? तो इसमें जब लिखने के लिए आएगा तो इसमें लिखेंगे कि उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होता है। इसका प्रवाह अधिक सांद्रता से किधर होता है? कम सांद्रता की ओर होता है। और इसमें विलय भी प्रवाहित होगा और विलायक भी प्रवाहित होगा, क्योंकि अधिक सांद्रता का मतलब यह होता है कि विलय और विलायक दोनों होंगे। समझ में आ गई बात? दोनों होंगे। अब देखिए परासरण में तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट क्या है? इसमें किसी भी कीमत पर अर्धपारगम्य झिल्ली का आवश्यकता होगा, लेकिन इसमें अर्धपारगम्य की जरूरत होगा, झिल्ली की नहीं होगा। तो लिखेंगे कि इसमें अर्धपारगम्य क्या है? इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है। झिल्ली की आवश्यकता होती है, लेकिन इसमें बताइए, इसमें किसी भी अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होगी? कोई जरूरत नहीं है। इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली की कोई आवश्यकता नहीं है। काहे नहीं है? क्योंकि इसमें विलय भी है और विलय को कभी पार नहीं होने देगा अर्धपारगम्य झिल्ली। समझ में आ गई बात ना? इसलिए इसमें कोई जरूरत नहीं है। तो आपने देखा परासरण के बारे में समझा, विसरण के बारे में समझा। अब समझ लेते हैं परासरण दाब के बारे में। समझेंगे नहीं? किसके बारे में? परासरण दाब के बारे में समझ लिया जाए। तो अब देख लेते हैं हम लोग क्या चीज? परासरण दाब। परासरण दाब समझिएगा भी और सुनिएगा भी। यानी कि परासरण को कहते हैं ऑस्मोसिस, अब दाब को कहते हैं प्रेशर। क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस प्रेशर। समझ में आ गई बात? यानी कि इसको कहते हैं परासरण दाब। इसे प्रदर्शित किया जाता है? पाई से प्रदर्शित किया जाता है। कैसे? पाई से प्रदर्शित किया जाता है।
आ रहा है सारी बात समझ में? आप किताब मिला लीजिएगा, एक एक चीज उसमें मिल जाएगा आपको, समझे कि नहीं? है ना, इसे पाई से प्रदर्शित किया जाता है। अब देखिए परासरण दाब, देखिए ये मान के चलिए कि यहाँ पे ऐसे विलेन हमने तैयार कर दिया कि नहीं तैयार कर दिया। यहाँ पे आपने क्या लगा दिया था? अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दिया था। क्या लगा दिया था? अर्धपारगम्य झिल्ली। अब यहाँ पे क्या लगा दिया था? यहाँ पे क्या रखे थे? तनु विलियन। कौन सा विलियन? तनु विलियन। इसमें क्या था? सांद्र विलियन। क्या था? सांद्र विलियन था। अब हम क्या कर रहे हैं? एक प्रेशर दे रहे हैं। एक क्या दे रहे हैं? प्रेशर, पूरा प्रेशर। दाब, दाब का मतलब दबा दीजिए, दबाइए कस के जड़ जड़ एकदम, है कि नहीं है? और इतना कस के दबाइए कि ई इधर ना आए, ई इधर ना जाए, समझे कि नहीं? उसी को ना दाब कहेंगे। तो यानी कि जो परासरण जो क्रिया है, जो परासरण का मतलब क्या था? जो इधर से इधर जा रहा था, विलायक इधर की ओर जा रहा था, किधर की ओर? इधर से निकल करके इधर की ओर जा रहा था, न जा पाए। क्या करे? दाब इतना लगाइए कि न जा पाए। यानी कहने का मतलब है कि वह दाब, कैसा दाब? वह दाब जिससे परासरण की क्रिया बंद हो जाए। परासरण की क्रिया क्या हो जाए? बंद हो जाए। उसी को क्या कहते हैं? परासरण दाब। तो लिखेंगे परासरण दाब का मतलब क्या हो गया? वह दाब। क्या लिखेंगे? वह दाब जिससे परासरण की क्रिया बंद हो जाए। वह दाब जिससे परासरण की क्रिया क्या हो जाए? परासरण की क्रिया बंद हो जाए। परासरण की क्रिया क्या हो जाए? बंद हो जाए। क्या कहलाता है? परासरण दाब कहा जाता है। परासरण दाब कहा जाता है। परासरण दाब कहा जाता है। अब बताइए, कहने का मतलब है कि निडिल में सुई भर लीजिएगा, हवा जितना रहेगा निकल जाएगा, तो बाकी प्रेशर लगाइएगा, जाएगा आगे में है, तो उसके परासरण यानी कि उसके आगे बढ़ने की गति को हमने क्या कर दिया? रोक दिया। जब परासरण को रोक दिया, परासरण मैंने निकल करके उधर जा रहा था, तनु से निकल करके किधर जा रहा था? सांद्र की ओर। और उसी चीज को क्या कर दिए? रोक दिए। इसी को क्या कहेंगे? उसमें हम एक दाब लगा रहे हैं। कैसे रोके हैं? दाब लगा करके। उसी दाब को क्या कहते हैं? परासरण दाब। उसी दाब को क्या कहते हैं? परासरण दाब। याद हो रहा है? समझ में आ रही है बात? उसी को क्या कहते हैं? परासरण दाब कहते हैं। तो यहां हमने क्या लगा दिया था? दाब लगाया था। क्या लगा दिया था? दाब। इतना दाब लगा दिए कि जाइए नहीं रहा है, समझेंगे नहीं? उसी को क्या कहेंगे? परासरण दाब। तो अब इसको तनी बढ़िया वाला फार्मूला लिखिए। बढ़िया वाला फार्मूला नहीं, डिफ्लेशन लिखिए। कैसे लिखेंगे? ये तो सोच समझाने के लिए लिख दिए, समझ में भी आ गया। तो अब इसको तनी बढ़िया से कैसे लिखेंगे? तनी लंबा वाला परिभाषा किसे लिखेंगे? तो लिखेंगे कि वह दाब। क्या चीज लिखेंगे? वह दाब जिसमें विलायक, वह दाब जिसमें विलायक, ध्यान समझिएगा, वह दाब जिसमें विलायक का प्रवाह, विलायक का प्रवाह कैसे? अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली, समझ में आ रहा है बात? अर्धपारगम्य झिल्ली से, अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर, अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर किधर? कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर प्रवाह जो हो रहा है उसको बंद कर दे। उसको क्या कर दे? बंद कर दे। तो वही बात को लिखना है। उसे ही क्या कहते हैं? परासरण। तो वह दाब जिसमें विलायक का प्रवाह अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर, अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर कम सांद्रता से, कम सांद्रता से किधर की ओर? अधिक सांद्रता, अधिक सांद्रता की ओर प्रवाह होना, प्रवाह होना क्या कर दे? बंद हो जाए। प्रवाह होना क्या हो जाए? बंद हो जाए। प्रवाह होना क्या हो जाए? बंद हो जाए। वह जो बाहरी दाब लगाए, ऐसा करने के लिए जो बाहरी दाब लगाए, वह बाह्य दाब, वह बाहरी दाब या बाह्य दाब, वह बाहरी दाब या बाह्य दाब को कौन सा दाब कहेंगे? परासरण दाब कहेंगे।
परासरण दाब कहते हैं। आया समझ में? वह बाह्य दाब को क्या कहते हैं? परासरण दाब कहा जाता है या कहते हैं। क्लियर हो गया? जो इन लोगों को इधर से इधर आने में, इधर से इधर जाने में रोक दे। क्लियर हो गया? परासरण क्रिया करने नहीं, देखिए इधर से इधर जाने में नहीं, इधर से इधर जाने में बंद कर दे। समझे कि नहीं? क्योंकि विलायक इधर से निकल के इधर जाएगा, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर ना जा पाए। समझे कि नहीं? तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परासरण दाब कहते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे, अब कुछ बातों को समझ लीजिए। इसी में छोटा कर दे के आगे बढ़ा कर लिख दे। इसमें एक सूत्र बनाना था, यहां तक लिख लिए ना, तो लिख लिए तो ठीक है। आगे देखिए, आगे देख लीजिए। इसी से हम बता रहे हैं, अभी परासरण दाब में हम लोग चल रहे हैं। एक देखिए यहाँ पे परासरण जो दाब होता है, जिसको पाई से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? पाई से। पाई जो समानुपाती होता है, पाई जो समानुपाती होता है वह सांद्रता का समानुपाती होता है। किसका समानुपाती होता है? सांद्रता का। पाई समानुपाती होता है किसका? सांद्रता का। सांद्रता को हम लोग किससे व्यक्त किए हैं? सी से। लेकिन यह नियम किसने दिया था? यह नियम किसने दिया था? तो यह दिया था बॉयल वांट हॉफ नियम। क्या दिया था? किसने दिया था? बॉयल वांट हॉफ नियम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जल्दी से बोलिए। बॉयल, है ना? क्या बोल रहे हैं? बॉयल वांट हॉफ नियम। वांट हॉफ नियम क्या बोले थे इन्होंने भाई? ये सब बोरहवन क्या बोलता था उस समय? देखिए कहता क्या था, इसके बारे में समझिए कि स्थिर ताप पर, इनका कहना था क्या चीज? क्या भैया? स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर तनु विलयन का परासरण दाब। समझे? स्थिर ताप पर तनु विलयन का परासरण दाब। कौन सा दाब? परासरण जो दाब होगा, तनु विलयन का जो परासरण क्या हो जाएगा? दाब हो जाएगा, वह विलय कणों के सांद्रण के समानुपाती होता है। विलय कणों के सांद्रण के क्या होता है? समानुपाती होता है। मतलब हम लोग स्थिर ताप पर तनु विलयन का परासरण दाब क्या लगते हैं? पाई। परासरण दाब को किसे सूचित करते हैं? पाई से। समानुपाती होता है सांद्रण का, सी का। आया समझ में? पाई समानुपाती किसका होता है? सी का। और पाई जो यहाँ पे देखिएगा, पाई समानुपाती होता है ताप का भी। किसका समानुपाती होता है? टेम्परेचर का भी समानुपाती होता है। तो ई बतिया किसने बताया था? तो ई बतिया बताया था बॉयल नहीं, चार्ल्स वांट हॉफ। किसने बताया था? चार्ल्स वांट हॉफ। तो उसको बोलते हैं चार्ल्स वांट हॉफ नियम। क्या बोलते हैं? चार्ल्स वांट हॉफ नियम। क्या कह रहा था? देखिए ध्यान से। ये कह रहा था कि नियत तथा स्थिरता पर, नियत कहिए या स्थिर कहिए, सांद्रता को रखना है, एकदम फिक्स्ड रखना है। सांद्रता को कैसा रखना है? फिक्स्ड रखना है। तो नियत या स्थिर, नियत या स्थिर सांद्रता पर। किस पर? सांद्रता पर, है ना? समझ में आ रही है बात? किसी विलयन का परासरण दाब, किसी विलयन का परासरण दाब, किसी विलयन का क्या चीज? परासरण दाब परम ताप के। किसका? परम ताप। परम ताप को ही टी बोला जाता है। परम ताप के क्या होता है? समानुपाती होता है। समानुपाती होता है, यानी कि विलयन का जो परासरण दाब है यानी कि पाई, समानुपाती होता है परम ताप के, यानी कि टी का। आ गया समझ में? तो यही दोनों चीजों को यहां लिखे हैं, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। तो यानी कि यहां से अगर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को ध्यान से देख लें तो पाई जो है भैया, पाई जो है वह समानुपाती हो जाएगा सी का भी और टी का भी। जब इस समानुपात के चिन्ह को हटाइएगा तो यहां इसके जगह पर एस सी टी, या इसी को बढ़िया से लिखिएगा तो सी एस टी। ये आ गया समीकरण परासरण दाब का। अगर कहीं कहीं लोग इसको एस न लिख करके आर भी लिख देता है, क्या लिख देता है? आर, तो उसको बोलेंगे सी आर टी।
क्या लिख देंगे, CRT। क्लियर हो गया। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए, ध्यान से समझिए, देखिए ध्यान से, कहीं कहीं आपको देखिएगा क्या मिलेगा, देखिए ध्यान से क्या मिलेगा। मजा आ रहा है। कहीं कहीं आप देखिएगा कि, देखिए ध्यान से, पाई जो है लिखा हुआ रहेगा कि समानुपात CT। अब जब कांस्टेंटवा को हटाइएगा तो R लगा देगा CT, तो इसको कहेंगे पाई बराबर CRT। ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो गया। बोलिए जरा सा, यहां तक आप लोग बढ़िया से समझ लिए, कल भी पढ़ा दिए थे थोड़ा सा, लेकिन उससे ज्यादा अच्छा सा समझ में आया कि कोई दिक्कत है। अब समझ लीजिए परासरण दाब की सीमाएं। आखिर परासरण जो दाब है उसकी सीमा क्या है। परासरण दाब की सीमाएं, क्या पढ़ेंगे, परासरण दाब की सीमाएं। सीमाएं, परासरण दाब की सीमाएं। देखिए इसमें पहला देख लीजिए, परासरण दाब की सीमाएं को देखिए। पहला विलय का विलियन में, विलय का विलियन में, ध्यान से समझिएगा, विलय का क्या चीज में, विलियन में। न वियोजन होगा, न जुटेगा, न उसका क्या हो जाएगा, टूटेगा, न जुटेगा न टूटेगा। विलय जो है विलियन में न टूटेगा न जुटेगा। तो इसी बात को लिख दीजिए कि विलय का विलियन में वियोजन या संयोजन नहीं होना चाहिए। वियोजन या संगुणन नहीं होना चाहिए। आ गया समझ में, नहीं होना चाहिए। दूसरा, विलय का विलियन में, विलय का विलियन में सांद्रता अधिक नहीं होना चाहिए। विलय का अधिकता नहीं ज्यादा होना चाहिए, समझे कि नहीं। तो विलय का विलियन में सांद्रता अधिक नहीं होना चाहिए। क्लियर हो रहा है। और क्या होना चाहिए, तो देखिए तीसरा, तीसरा जो है विलय वाष्पशील नहीं होना चाहिए। कैसा नहीं होना चाहिए, ये नहीं कि डाले विलय डाले उड़ गया, उड़ाई जाएगा। तो विलय कैसा नहीं होना चाहिए, तो वाष्पशील नहीं होना चाहिए। विलय वाष्पशील नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, समझे। विलय वाष्पशील नहीं होना चाहिए। ये इसकी क्या है, सीमाएं हैं। ये क्या है, सीमाएं हैं। आगे समझ में। तो अब हम लोग देख लेते हैं। अब इसके बाद यहां तक तो आपको परासरण दाब क्लियर हो गया, कोई दिक्कत, कहीं से कोई दिक्कत। अब 2-3 ज्यादा नहीं है, कोशिश करते हैं क्या समाप्त हो जाए, है कि नहीं। आज कोशिश करते हैं कि चैप्टर क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। तो समय देंगे, समाप्त हो जाना चाहिए। कैसे समय में पार हो जाता है इतना जल्दी जल्दी जी, बहुत जल्दी पार हो जा रहा है। अब ध्यान से समझिए। अब हम लोग पढ़ते हैं कुछ और है विलियन, उसके बारे में देख लेते हैं। एक होता है आपकी किताब में, आपकी बुक में दिया हुआ है, जिसका नाम है समपरासरित विलियन। समपरासरी विलियन, समझ में आ गया बात है। तो जरा सा उसको देख लिया जाए। समपरासरी विलियन, क्या नाम है इसका, समपरासरी विलियन। समझ में आ गई बात है। इसको बोलते हैं हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, समप्रसारी विलियन। समझे कि नहीं, क्या है, तो समान ताप पर, किस ताप पर, समान ताप पर, समझते चलिए, समान ताप पर, समझे। ताप कैसा रहना चाहिए, समान। जिन विलियनों को, समान ताप पर जिन विलियनों के परासरण दाब समान होते हैं, समझे। समान ताप पर जिन विलियनों के परासरण दाब समान होते हैं, समप्रसारी विलियन कहे जाते हैं। समझ में आ गई बात है। यानी कि समान ताप पर जिन जिन विलियनों के परासरण, जिन विलियनों के, जिन विलियनों के परासरण, जिन विलियनों के परासरण दाब,
मैंने 2-3 को विलियन रखा हुआ, सबका समान ताप पर एक ही ताप है और सबका परासरण दाब समान हुआ, क्या हो गया? समान हो गया। समान ताप पर जिन विलियनों के परासरण दाब समान होते हैं, क्या होते हैं? समान होते हैं, क्या कहलाते हैं? समप्रसारी। क्या लिख दिया यार? समपरासरी विलियन कहलाते हैं। हमारा अंग्रेजी ठीक है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। आ गया समझ में? उसे क्या कहते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। मतलब टेम्परेचर 2 विलियन हम ले रहे हैं जिसका परासरण दाब क्या है? समान है, यानी कि टेम्परेचर क्या रखना है? समान। हम टेम्परेचर समान रखते हैं, T1 बराबर T2। समझ में आ गई बात? T1 बराबर T2 किसके लिए? समप्रसारी विलयन के लिए। किसके लिए? समप्रसारी विलयन के लिए। तो निश्चित तौर पर इनका जो परासरण दाब होगा वो भी बराबर हो जाएगा, यानी कि परासरण दाब पाई1 बराबर क्या हो जाएगा? पाई2 होगा कि नहीं होगा? अरे भैया पढ़िए ना, समान ताप पर, ताप दोनों के समान का 2 विलयन लिए और दोनों का टेम्परेचर क्या कर दिया? समान। एक का टेम्परेचर T1 था, दूसरे का टेम्परेचर T2 था, दोनों बराबर है, यानी कि दोनों समान है। तो जब दोनों का समान हो जाएगा तो परासरण दाब भी क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। दोनों विलयनों का परासरण दाब क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। तो जब परासरण दाब समान होगा तो सांद्रता भी क्या हो जाएगी? समान। सांद्रता भी क्या हो जाएगी? समान। स्वाभाविक सी बात है। तो C1 बराबर क्या हो जाएगा? C2। समझ में आ रहा है बात? यानी कि सांद्रता भी क्या हो जाएगी? समान। अब आप लोग पढ़े हैं, चूंकि C बराबर जो होता है वह होता है N/V, यानी कि मोल बटा आयतन। क्या होता है? मोल बटा आयतन। अरे भैया इसको क्या बोलते हैं? मोल। ये क्या होता है? आयतन। मोल बटा आयतन सांद्रता, समझे कि नहीं? तो मोल बटा क्या होता है? आयतन। अब आप मोल बराबर क्या पढ़े हैं? तो मोल बराबर आप लोग पढ़े हैं कि भार बटा अनुभार। भार बटा अनुभार। तो भार बटा अनुभार, तो भार किसका? विलय का भार। और अनुभार किसका? तो जो जिसको आप विलय के रूप में लिए हैं उसका क्या चीज है? अनुभार। तो उसको क्या बोलते हैं? भार बटा अनुभार, यानी कि W बटा अनुभार को हम लोग किसे व्यक्त करते हैं? M से। समझे कि नहीं? किसे व्यक्त करते हैं? M से। तो अब यहाँ पे देखिए C बराबर क्या हो गया? तो NV, यानी कि यहाँ हो जाएगा N1 बटा V1 बराबर N2 बटा V2। आया समझ में? अब यहां से देखिए, जब N1 बटा V1 बराबर N2 बटा V2, N का मान कितना है? W बटा M। क्या है? W बटा M। तो इस हिसाब से इसको N के जगह पर हम W रख देते हैं, तो एक मिनट, यहाँ क्या हो जाएगा? W1 बटा M1 V1 बराबर W2 बटा M2 V2। यही आपका हो गया किसका फार्मूला? समप्रसारी विलयन का। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जोर से बोलिए, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? कहीं से कोई दिक्कत हो गया यहां तक? अब इसके बाद समप्रसारी विलयन के बाद आपको पढ़ा दे रहे हैं अति प्रसारी और अल्प प्रसारी विलयन के बारे में। किसके बारे में पढ़ा रहे हैं? अति प्रसारी और अल्प प्रसारी विलयन के बारे में। क्लियर हो गया? तो चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं क्या चीज के बारे में? अति प्रसारी, अति प्रसारी और क्या चीज? अल्प प्रसारी। अल्प प्रसारी क्या चीज? विलयन। अल्प प्रसारी क्या चीज? विलयन। अति प्रसारी को क्या हम लोग बोलते हैं? तो हाइपरटोनिक। क्या बोलते हैं? हाइपरटोनिक। एंड अल्पसारी, अल्पसारी को बोलते हैं हाइपोटोनिक। क्या बोलते हैं? हाइपोटोनिक। ये हो गया हाइपर, ये हो गया हाइपो, है ना? सॉल्यूशन। क्या पढ़ेंगे इसको? सॉल्यूशन। क्लियर हो गया? बोल नहीं करते हो जी? आ गया समझ में? चलिए इसको किसको कहेंगे? अब इसमें टेम्परेचर क्या रखना है? समान। समान ताप पर। कैसे रखना है? समान ताप पर। इसमें भी समान ताप पर। समान ताप पर 2 विलियनों में से, कितना विलियन? 2 विलियन ले रहे थे। 2 विलियनों में से जिस विलियन का परासरण दाब अधिक होगा, जिसका परासरण 2 विलियन, किसी का परासरण दाब अधिक हो जाए और किसी का क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो जो अधिक होगा अति प्रसारी और जो कम होगा अल्प प्रसारी। सीधी सी बात है, समझ में आ गई बात? तो समान ताप पर 2 विलियनों में से, 2 विलियनों में से, 2 विलियनों में से जिस
विलयन का क्या चीज, परासरण दाब, परासरण दाब क्या होगा, अधिक होगा, क्या होगा, अधिक होगा, क्या होगा, अधिक होगा, उसको क्या बोलेंगे, अति प्रसारी, अति प्रसारी विलयन, उसको क्या बोलेंगे, अति प्रसारी विलयन कहते हैं। और जिसका कम होगा, जिसका परासरण दाब, परासरण दाब क्या होगा, कम होगा, उसको क्या बोलेंगे, अल्पसारी, अल्प प्रसारी विलयन कहते हैं, विलयन कहते हैं। आ गया समझ में, अल्प प्रसारी क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। यहां तक किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत है तो बोल दो पहले है। इसको क्या कहते हैं, अल्प प्रसारी और अति प्रसारी, समझ में आ गया बात, कम है तो अल्प प्रसारी, परासरण दाब कम होना चाहिए, ताप तो दोनों का समान था, लेकिन ताप समान होते हुए भी दोनों विलयनों में से एक का परासरण दाब ज्यादा हो गया तो उसको हम लोग बोलेंगे अति प्रसारी, और जिसका कम हो जाएगा उसको बोलेंगे अल्प प्रसारी। क्लियर हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रतिलोम प्रसारण। क्या पढ़ लेते हैं, प्रतिलोम प्रसारण, क्या पढ़ लेते हैं, प्रतिलोम प्रसारण, प्रतिलोम प्रसारण, प्रतिलोम प्रसारण, प्रतिलोम, प्रतिलोम को बोलते हैं रिवर्स, प्रतिलोम को क्या कहते हैं, रिवर्स, और प्रसारण को कहते हैं ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस, क्या बोलेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस। हो गया क्लियर, प्रतिलोम प्रसारण, समझ में आ गई बात। देखिए ध्यान से, किसको कह देंगे, देखिए ध्यान से, प्रतिलोम प्रसारण किसे कहेंगे उसको ध्यान समझिएगा। यदि विलयन पर प्रसारण दाब, यदि विलयन पर प्रसारण दाब से अधिक लगा दिया जाता है, माने जिस विलयन पर प्रसारण दाब आवश्यकता से अधिक, माने अधिक लगा दिया जाता है, तो अब देखिएगा क्या होगा, परासरण तो होता है निम्न सांद्रण से अधिक सांद्रण की ओर, बात समझिएगा, मेरी बात को ध्यान से समझ लीजिए मेरे भाई। जैसे परासरण की क्रिया जो हम लोगों ने पढ़ा, तो कम सांद्रता से किधर जाएगा, अधिक सांद्रता की ओर, पढ़े ना, यानी कि विलायक किधर जाएगा, विलायक निकल करके सांद्र की ओर जाएगा, यही ना पढ़े थे। लेकिन जब हम प्रेशर को आवश्यकता से अधिक लगा दिए, कैसे लगा दिए, कस के लगा दिए, कैसे लगा दिए, आवश्यकता से अधिक लगा दिए, तो जब उस पर लगा दीजिएगा ना, तो प्रसारण की जो क्रिया थी, जो प्रसारण परिभाषा है, उस परिभाषा को बदल दे, और हो क्या जाए कि उसका दिशा चेंज कर जाए। होना चाहिए था विलायक से तनु से सांद्र की ओर, लेकिन दिशा बदल दिया, सांद्र से तनु की ओर, किसकी वजह से, अत्यधिक परासरण दाब की वजह से। तो इस चीजवा को क्या कहेंगे, उल्टा हो गया, परासरण होना चाहिए था कैसे, हो रहा है कैसे, इसी को कहते हैं उल्टा हो गया, उल्टा को ही बोलते हैं प्रतिलोम। और प्रतिलोम क्या हो रहा था, प्रसारण हो रहा था, समझ में आ गई बात है, उसी को क्या बोलते हैं, प्रतिलोम प्रसारण। यही बात को लिख देना है, यही बात को क्या करना है, लिख देना है। अब आ गया समझ में, तो लिखेंगे कि यदि विलयन पर प्रसारण दाब, यदि विलयन पर प्रसारण दाब है कि नहीं, प्रसारण दाब से अधिक दाब लगा दिया जाता है, प्रसारण दाब से अधिक दाब लगा दिया जाता है, अधिक दाब लगा दिया जाता है, तो होता क्या है, जब आवश्यकता से अधिक लगा दीजिएगा, जितना प्रसारण दाब होना चाहिए उससे भी क्या लगा दिया, अधिक लगा दिया, तो परासरण की दिशा क्या हो जाएगी, बदल जाती है। तो परासरण की दिशा, परासरण की दिशा क्या हो जाती है, बदल जाती है, परासरण की दिशा क्या हो जाती है, बदल जाती है। इसी को क्या कहते हैं, इसे ही प्रतिलोम प्रसारण कहते हैं, प्रतिलोम प्रसारण कहते हैं। आगे समझ में, प्रतिलोम प्रसारण कहते हैं। इसका उपयोग कहाँ होता है मेरे भाई, तो उपयोग होता है, समुद्र का जल है खारा, अब खारा को इतना न दाब लगा दिया जाएगा, परासरण दाब, कि उसकी उल्टी दिशा हो जाएगी, खारा से हो जाएगा कैसा, मीठा। तो खारा से समुद्र जल का जो है शोधन कैसे होता है, प्रतिलोम प्रसारण की विधि से। समझ में आ गई बात,
किससे होता है? प्रतिलोम प्रसारण की विधि से। तो उपयोग कहाँ होता है? समुद्री जल का शोधन में। किसमें होता है? समुद्री जल का शोधन में। समुद्री जल का शोधन का मतलब क्या हो गया? पीने योग्य पानी। शोधन का मतलब क्या हो गया? पीने योग्य पानी बनाने में, है ना। समुद्री जल का शोधन कर, ऐसे बढ़िया से समुद्री जल का शोधन में। तो शोधन बोले तो पीने योग्य पानी में, पानी बनाने में। अब आया समझ में? पीने योग्य पानी बनाने में। तो इसको किसकी क्रिया होती है? प्रतिलोम परासरण की क्रिया होती है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, असामान्य मोलर द्रव्यमान। असामान्य मोलर द्रव्यमान। तो देख लीजिए, अगला जो टॉपिक है उसका नाम है असामान्य मोलर द्रव्यमान। मजा आ रहा है आप लोगों को? अच्छा लग रहा है? असामान्य मोलर द्रव्यमान, ठीक लग रहा ना? समझ में आ रहा है सब बात? पूरा का पूरा बढ़िया से पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग देखिए, समझिए। अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, थोड़ा वीडियो को आगे भी बढ़ाइए। मजा आता है तो और लोगों को बताइए कि बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाई हो रही है कि नहीं? तो हम लोग सारी बातों को पढ़ेंगे, है ना। पढ़े कर असामान्य को हम लोग कहते हैं भैया ये एबनॉर्मल है। कैसा है? एबनॉर्मल। तो इसको पढ़ेंगे एबनॉर्मल मोलर मास। क्या पढ़ेंगे अंग्रेजी में? एबनॉर्मल। नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है। एबनॉर्मल मोलर मास। समझ में आई बात? एबनॉर्मल मोलर मास। यदि किसी पदार्थ का मोलर द्रव्यमान सामान्य से कम या अधिक है। नहीं समझे मेरी बात? अरे भैया, हमको कहने का मतलब है कि कोई आदमी है, वो कम से कम 5 फीट का रहेगा, 6 फीट का रहेगा तो आदमी कहलाएगा। आवश्यकता से अत्यधिक हो जाए, यानी कि वो हो जाए 8 फीट के, तो देखने में असामान्य है ना। एकदम नट्टे के हो जाए 1.5 फीट के रहे तो वह सामान्य हो गया ना। तो जितना अनुभार होना चाहिए, जैसे NaCl का अनुभार कितना होता है? 58.5। अब बढ़ करके ज्यादा हो जाए या घट करके कम हो जाए तो भैया एबनॉर्मल हो गया ना। वो हो गया कि नहीं हो गया? क्या हो जाएगा? एबनॉर्मल हो जाएगा। समझे कि नहीं? माने वो सामान्य नहीं रह गया, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ा गया है इसमें, है कि नहीं? तो उसको क्या कहेंगे? असामान्य। कोई बच्चा है, बच्चा पैदा ले रहा है, तो एक वजन होना चाहिए 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो होना चाहिए, हो जाए 15 किलो के बार में। असामान्य न है जी। दिक्कत है ना उसमें, तो उसको असामान्य बोलेंगे। तो यदि किसी पदार्थ का मोलर द्रव्यमान, यदि किसी पदार्थ का क्या चीज? मोलर द्रव्यमान। यदि किसी पदार्थ का मोलर द्रव्यमान सामान्य से कम, सामान्य से कम या क्या हो? अधिक। सामान्य से कम या अधिक आता है। सामान्य से कम या अधिक आता है। अधिक आता है। सामान्य से कम या अधिक आता है तो इसे मोलर द्रव्यमान, तो इस मोलर द्रव्यमान को, तो इस मोलर द्रव्यमान को क्या कहते हैं? असामान्य। असामान्य मोलर द्रव्यमान कहते हैं। असामान्य मोलर द्रव्यमान कहते हैं। समझ में आ गया बात? तो अब जैसे हम आपको अभी क्या बोलते थे, जैसे सोडियम क्लोराइड का कितना होना चाहिए अनुभार? हाँ, अनुभार कितना है? 58.5। अब इससे ज्यादा हो जाए, इससे ज्यादा, तो क्या हो जाएगा? असामान्य। इसको क्या बोलेंगे? असामान्य। कम भी हो जाएगा तभी क्या हो जाएगा? असामान्य। आ गया समझ में? क्या हो जाएगा? असामान्य हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? यानी कहने का मतलब क्या है? देखिए ध्यान से, कहने का मतलब हो गया कि अनुसंख्य जो गुण धर्म है, जिसको 4 भाग में पढ़े थे हम लोग, तो अनुसंख्य गुण धर्म जो है वह समानुपाती होता है। किसका समानुपाती होता है? विलय के कणों की संख्या का। किसका समानुपाती होता है? विलय के कणों की संख्या का। आ रहा है समझ में ना? तो अनुसंख्य गुण धर्म जो होगा, देखिए ध्यान से, अनुसंख्य
अनुसंख्य गुणधर्म, अनुसंख्य गुणधर्म क्या होता है? समानुपाती किसका? विलय के कणों की संख्या का, विलय के कणों की संख्या का। आया समझ में? इसको याद रखिएगा, नहीं होगा तो फिर असामान्य हो जाएगा, समझे कि नहीं? दूसरी बात, मोलर जो द्रव्यमान होगा यार मेरा, जो मोलर क्या होगा? द्रव्यमान, वह भी नहीं, वो व्युत्क्रमानुपाती होगा। वह क्या हो जाता है? व्युत्क्रमानुपाती होगा। किसका? तो व्युत्क्रमानुपाती होगा तो 1 बटा कर दीजिएगा, उल्टा कर दीजिए, इसके भी नीचे 1 छुपा हुआ है तो समानुपाती। अगर 1 ऊपर कर दीजिएगा तो व्युत्क्रमानुपाती। तो इसका उल्टा किसका? अनुसंख्या गुणधर्म, गुण संख्या का। किसका? अनुसंख्या गुणधर्म का। किसका? अनुसंख्या गुणधर्म का। समझे कि नहीं? क्या होता है? ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो व्युत्क्रमानुपाती ई हो जाएगा, तब मोलर द्रव्यमान क्या हो जाएगा? तब मोलर जो द्रव्यमान हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया कि मोलर जो द्रव्यमान होगा मेरे भाई, वह भी क्या हो जाएगा? व्युत्क्रमानुपाती किसका हो जाएगा? तो विलय के कणों की संख्या का। किसका हो जाएगा? विलय के कणों की संख्या का। आया समझ में? इसको लिख लीजिएगा, ठीक है ना? विलय के कणों की संख्या का। समझ में आ गई भाई? तो चलिए ध्यान समझिएगा। कहाँ कहाँ रे? विलय के कणों की संख्या का देख लीजिए यहाँ पे। समझ में आ रहा है सबको? चलिए बढ़िया है। क्या है? बढ़िया है। अब हम लोग देख लेते हैं अंतिम टॉपिक। देख लिया जाए? इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक भी देख लेंगे, बहुत देरी से पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना? अंतिम टॉपिक क्या होगा? इसका नाम है क्या चीज? वांट ऑफ गुणांक। क्या लिखेंगे? वांट ऑफ गुणांक। वांट ऑफ गुणांक। देखिए ध्यान से, वांट ऑफ गुणांक। वांट ऑफ, देखिए ये हो गया वांट ऑफ, है ना? अब गुणांक को क्या बोलेंगे? फैक्टर। क्या बोल सकते हैं? फैक्टर। इसको लिखिए कि वांट ऑफ फैक्टर। क्या लिखिएगा? वांट ऑफ फैक्टर। क्लियर हो गया? क्या लिखेंगे? वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर क्या है? किसी पदार्थ के, देखिए ध्यान से, क्या बोल रहे हैं? किसी पदार्थ के विलयन में अनुसंख्य गुण, किसी पदार्थ के विलयन में अनुसंख्य गुण। कौन गुण? अनुसंख्य गुण के प्रक्षिप्त मान। अब कहिएगा सर प्रक्षिप्त मान क्या है? बता देंगे। अनुसंख्य गुण के प्रक्षिप्त मान। अरे देखिए, प्रक्षिप्त मान जो बोलते हैं ना, प्रक्षिप्त मान और परिकलित मान दोनों में अंतर समझ लीजिए। परिक्षिप्त मान होता है जो एग्जैक्ट मान जो होगा ना, जो उसका एकदम ओरिजिनल मान होगा, तो उसको बोलेंगे परिक्षिप्त मान। अब परिकलित मान किसको कहते हैं? जो आप मानते हो ना, वह होता है क्या चीज? परिकल्पित मान या परिकलित मान। समझे कि नहीं? आया समझ में? तो अनुसंख्य गुण का जो प्रक्षिप्त मान हो गया, यानी कि जो एग्जैक्ट मान हो गया, तथा सामान्य संख्या। क्या चीज लिखेंगे? सामान्य, एक मिनट, तथा समान सांद्रता के लिख दीजिए। समान सांद्रता के क्या चीज? समान सांद्रता के वैद्युत अनअपघट्ट के लिए, वैद्युत क्या लिख देते हैं यार, उधर ध्यान हमको दूसरा जगह है। अनअपघट्य, वैद्युत अनअपघट्ट के लिए क्या चीज? अनुसंख्य गुण को, अनुसंख्यक लिख दीजिए, गुण को, गुण के, अनुसंख्यक गुण के परिकलित
क्या चीज है? परिकलित मान के अनुपात, परिकलित मान के अनुपात को वांट ऑफ गुणांक कहते हैं। समझे कि नहीं? किसी पदार्थ के विलयन के अनुसंख्य गुण के परिक्षिप्त मान तथा समान सांद्रता के, ऐसी ही सांद्रता के जो विलीन में सांद्रता, उसी सांद्रता के वैद्युत अपघट्ट के लिए अनुसंख्य गुण के परिकलित मान, इन दोनों का जो अनुपात होगा, इन दोनों का क्या हो जाएगा? अनुपात। उसी को क्या कहते हैं? वांट ऑफ गुणांक कहते हैं। और इसे आई से प्रदर्शित किया जाता है, इसे आई से प्रदर्शित किया जाता है। इसे कैसे प्रदर्शित किया जाता है? आई से प्रदर्शित किया जाता है। समझ में आई बात? यानी कि अगर यहां से आई ले लें तो आई बराबर क्या हो जाएगा? तो प्रक्षिप्त मान बटा परिकलित मान, सीधी सी बात है। प्रक्षिप्त मान बटा परिकलित मान। अब आपको बता दिया कि प्रक्षिप्त मान किसको कहेंगे? तो प्रक्षिप्त मान जो है एग्जैक्ट मान को कहेंगे, और परिकलित मान जो मानते हैं उस मान को कहते हैं। तो इन दोनों का हो गया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? तो जो परिक्षिप्त मान किसका? तो वियोजन या संयोजन के बाद जो कणों की संख्या होगी उसको क्या कहेंगे? परिक्षिप्त मान। और जो वियोजन या संगुणन के पूर्व में जो कणों की संख्या होगी उसको कहेंगे हम लोग क्या चीज? परिकलित मान। समझ में आ गई बात? तो इसको लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे? वियोजन या, एक मिनट देखिएगा, आई बराबर हमने क्या कहा? परिक्षिप्त मान बटा परिकलित मान, बोले ना अभी हम। इसका मतलब क्या हो गया मेरे भाई? तो वियोजन या संयोजन के बाद, वियोजन या संयोजन के बाद कणों की संख्या, और नीचे वियोजन या संयोजन के पूर्व कणों की संख्या। आया समझ में? इसी को हम लोग क्या बोल देंगे? इसी को हम लोग वांट ऑफ का गुणांक कहेंगे। वांट ऑफ क्या कहेंगे? गुणांक। क्या कहेंगे? गुणांक। क्लियर हो गया? समझ में आई बात? प्रेक्षित मान समझ लिए, परिकलित मान भी आप लोग समझ लिए। यहां सबसे जरूरी है जो 1 नंबर वाले प्रश्न में पूछा जाता है, इस बात को समझिए। पहला, आई जो है, आई अगर 1 के बराबर हो जाए, आई अगर 1 के बराबर हो जाए तब, या आई बड़ा हो जाए 1 से तब, और जब मैंने वांट ऑफ गुणांक आई छोटा हो जाए 1 से तब क्या होगा? तब क्या होगा? तो देखिए यहां पर बहुत बढ़िया समझिएगा। जो विलय है, तो विलय किसका है? विलय का विलयन में, विलय का विलयन में, विलय का विलयन में, ध्यान में पढ़िएगा, विलय का विलयन में संगुणन या वियोजन नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि दोनों बराबर है, न जुटेगा न हटेगा। समझे कि नहीं? विलय का विलयन में संगुणन या वियोजन नहीं होगा। विलय का विलयन में क्या बोल रहे हैं? संगुणन या वियोजन, संगुणन या वियोजन, ध्यान से देखिएगा, संगुणन या वियोजन नहीं होता है, वियोजन नहीं होता है, नहीं होता है। क्लियर हो गया इस मैटर से? अब अगर ये बड़ा है तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि विलय का विलयन में जब बड़ा जब ये जो गुणांक है बड़ा होगा 1 से, क्या हो जाएगा? 1 से बड़ा होगा तब वियोजन, 1 से छोटा होगा तो संगुणन। समझ में आ गई बात? तो जब यहां आई क्या है? बड़ा है, किससे? 1 से, तो विलय का विलयन में, विलय का विलयन में क्या होता है? वियोजन होता है। क्या होता है? वियोजन होता है। वियोजन
होता है, और जब ये छोटा है एक बड़ा है तो विलय का विलयन में क्या हो जाएगा, संगुणन होता है। क्या होता है, संगुणन होता है। आ गया समझ में, क्या होता है, संगुणन होता है। क्लियर हो गए, यहां तक समझ में आ गई बात है। पूरा का पूरा आपका विलियन चैप्टर समाप्त हो गया। जिनको अच्छा लगे बढ़िया से आशीर्वाद देने रहिएगा, है ना, बढ़िया समझिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आगे बढ़ा दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। बैटरी भी समाप्त होने वाला है। समझ में आया आप लोगों को? तो यानी कि हम लोग 12th क्लास के केमिस्ट्री के 2 चैप्टर मेरे भाइयों एवं बहनों क्या कर दिए, हम समाप्त कर दिए। पहला ठोस अवस्था और दूसरा विलियन। एक का भी 8 पार्ट बनना था, इसका भी कितना पार्ट बन गया, 8 पार्ट बन गया, और दोनों के दोनों क्या हो गए, समाप्त हो गए। अगर अच्छा लगता है तो जरूर लाइक कीजिएगा, बढ़िया लगता है तो अच्छा से बढ़िया से लाइक कर दीजिएगा। क्या जी, यही ना हम कहेंगे। बच्चा लोग को भेजिए पढ़ने के लिए, जब इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं तो आप ही लोग के बच्चा के लिए पढ़ा रहे हैं, तो जरूर भेजिए ताकि हम लोगों का भी मनोबल बढ़े, बढ़िया से हम लोग पढ़ाएं लिखाएं और बढ़िया से आप लोगों के बच्चों को आगे बढ़ाएं। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।